at Gurukul. Today we are going to discuss about the most important multiple choice question of environmental engineering part 14. So this is part 14. We have already discussed part 1 to 13 and this is the second part of ecological balance. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इकोलॉजिकल बैलेंस से कुछ बेसिक क्वेश्चन, उस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना इकोलॉजिकल बैलेंस के दो पार्ट में हमने कवर कर लिए। जनरल इंजीनियरिंग साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और उसका एक छोटा सा टॉपिक है इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इस तरीके से हम आज इकोलॉजिकल बैलेंस के भी टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंजीनियरिंग साइंस। दिस टॉपिक और दिस एमसीक्यू सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट sorry, very important for your upcoming examination ITI vice principal and BPSC AE civil engineering, mechanical engineering and electrical engineering। सिविल और मैकेनिकल के वैकेंसी आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा जाके फॉर्म भर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 211। ऑलरेडी 210 तक डिस्कस कर रखे हमने। कहाँ तक? 200 डिस्कस तक। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर 210 तक देख लीजिए। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक उसमें कवर है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम? कह रहा है डिकम्पोजर का रोल क्या होता है। इन्वायरमेंट में बहुत बार पढ़ा है कि मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है, तो डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है? दे ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, दे प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट्स, दे क्लीन द एयर, they control the pollution of herbivores। तो देखो डिकम्पोजर्स का मतलब हो गया बैक्टीरिया या फंजाई, ठीक है। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होगा? बैक्टीरिया या फंजाई, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर फंजाई। तो इसका काम क्या होता है? कोई कह सकते, बता सकते? फंगी। तो देखो ये क्या करता है, द डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट, break down the dead organisms and waste and returning nutrient to the soil, returning nutrient to the soil। तो A is the correct answer। they break down the organic matter, they break down the organic matter। next, what is the primary cause of global warming? ये तो कोई भी आंसर कर सकता है। volcanic eruptions नहीं, प्राइमरी काउज ये नहीं है, गलत है। सोलर फ्लेयर्स ये भी नहीं है। इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, यस, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, एकदम पढ़ते आए हो। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस एटसेट्रा। दीज ट्रैप या फिर ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज्ड एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज आर द प्राइमरी काउज। जो हम बहुत सारे ऐसे रीजन है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, एक दो नहीं है, बहुत सारे रीजन है जो ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं, तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू व्हाट? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि बायोडाइवर्सिटी encompasses the variety of species, genes and ecosystem on the planet। biodiversity encompasses the variety of species, genes and ecosystem on the planet। तो ए ऑप्शन द वैरायटी ऑफ अर्थ ऑन लाइफ करेक्ट है। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नो, द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज नो, द स्टडी ऑफ इकोलॉजी नो। तो ए इज द करेक्ट आंसर। पहला ही आंसर सही था। पढ़ने का चारों ऑप्शन ये रहता है कि इससे बेस्ट सुटेबल आंसर और तो कोई नहीं है, या ए बी के साथ दोनों तो करेक्ट नहीं है और बी में फिर ए बी में देखना होता है कि कोई और तो सही नहीं, उससे बेस्ट आंसर, तो वो चीज़ देखना जरूरी होता है। नेक्स्ट, What is the ecological impact of deforestation? Ecological impact क्या है deforestation का? Increased biodiversity? नहीं, ऐसा नहीं है। Reduce soil erosion? देखो deforestation ecological impact पूछा है। What is the ecological impact of deforestation?
हैबिटेट लॉस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ये। अगर हम डिफॉरेस्टेशन का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देख रहे हैं तो हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज ये दोनों का दोनों है। एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द लॉस ऑफ एनिमल हैबिटेट, disrupt the water cycle and contribute to the climate change तो सी इज द करेक्ट आंसर एंड डी इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी, इससे और एयर क्वालिटी तो खराब होता है, इम्प्रूव थोड़े होता है। व्हाट इज ए फूड चेन, जैसे अभी प्रीवियस इस क्वेश्चन का आंसर आपको बैंगलोर से मिलेगा। बैंगलोर में काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुआ, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है, राइट। अभी लोगों को गर्मी काफ़ी बढ़ा हुआ था, आप लोग रील देखते हैं तो आपको पता ही होगा, काफ़ी गर्मियों का वहाँ पे रील में आ रखा है कि इतना गर्मी इतना गर्मी। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। व्हाट इज अ फूड चेन, फूड चेन क्या होता है? देखो फूड चेन सो द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर लाइक प्लांट टू कंज्यूमर लाइक एनिमल। मतलब प्रोड्यूसर हमारा प्लांट है तो कंज्यूमर हमारा एनिमल होगा, इन अ सिंपल लीनियर वे। तो वो चेन चलते रहता है। तो क्या कह रहा है? अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच फीड ऑन द नेक्स्ट, यस एग्जैक्टली करेक्ट है। अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच फीड ऑन द नेक्स्ट। प्लांट को एनिमल खाता है, एनिमल को कोई और खाता है, उसको कोई और खाता है, तो ये फूड चेन चलते रहता है। प्लांट कैसे बनता है वो भी एक अलग प्रोसेस है। तो ये चीज़ें, a complex network of food relationship in ecosystem, no. The process of photosynthesis, no. The decomposition of dead organic matter, no. तो फूड चेन का जो डायग्राम है ना वो समझना जरूरी है, उसके बाद आंसर अपने आप कर दोगे। What is the difference between a food chain and a food web? फूड चेन और फूड वेब में क्या फर्क है? देखो, एक फूड चेन कहलाता है, एक फूड वेब कहलाता है, समझो ध्यान से पहले। देखो फूड चेन और फूड वेब की बात करते हैं तो ये फूड चेन इज ए सिंपलर देन ए फूड वेब, बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलती का कोई चांस संभावना नहीं है, सही है। और फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ये भी सही पार्ट है। जो फूड वेब है वो एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड टू द फूड चेन, ये भी सही है। और फूड चेन शो ओनली द वन फीडिंग रिलेशनशिप बट फूड वेब शो मेनी फीडिंग, तो सी भी सही है, यही कह रहा है ना कि फूड चेन शोज ओनली वन फीडिंग रिलेशनशिप व्हाइल अ फूड वेब शोज मेनी फीडिंग रिलेशनशिप, तो ये सही है, मेनी बहुत सारे दिखाता है। तो ये बिल्कुल का बिल्कुल सही है, डी जो स्टेटमेंट है कि ए बी सी डी चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, चारों स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। What is ecological succession? The change in a species composition over time in an ecosystem, the extension of a species, the introduction of new species in an ecosystem, the conservation of natural resources. तो देखो अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये हो गया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ए ग्रेजुअल एंड predictable change in the composition of a community over time। क्या होता है कि gradual and predictable change in the composition of a community over time, that's called ecological succession। तो इसमें क्या है यहाँ पे कि the change in a species composition over time in a ecosystem, ये तो सही है, एज पर द स्टेटमेंट सही है। द एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज ये गलत है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसीज ये भी गलत है, कंजर्वेशन ये भी गलत है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही जवाब है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? देखो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी इसका आंसर मैंने पहले वाले क्लास में बता रखा है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। उसमें क्वेश्चन अलग था लेकिन यूट्रोफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन अकर्स व्हेन एक्सेस न्यूट्रिएंट, एक्सेस न्यूट्रिएंट कहाँ से आ जाएगा? फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, वेस्ट वाटर से, इंटर द वाटर बॉडीज एंड काउजिंग एल्गी ब्लूम्स, जिसके कारण क्या होता है? डीओ कंटेंट घटता है। डीओ कंटेंट जब घटता है तो क्या होता है? एक्वेटिक लाइफ जो होता है ना वो हार्म होता है, उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है।
तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शंस 218 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क में। मैंने इसे समझा दिया, फिर भी आप आंसर बताइएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ ए रामसार कन्वेंशन? क्या हुआ था रामसार कन्वेंशन में? देखो, रामसार कन्वेंशन जो हुआ था वो इंटरनेशनल ट्रीटी था, वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी था। वो क्या था कि कंजर्वेशन ऑफ यूज ऑफ वेटलैंड था, या कंजर्वेशन ऑफ यूज ऑफ वेटलैंड, या कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, ये दोनों वही चीज़ है। तो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड जो है इसका करेक्ट आंसर है रामसार कन्वेंशन। उसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ग्रीन हाउस का एमिशन रिडक्शन बात कर रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनवेसिव स्पीसीज? इनवेसिव स्पीसीज कौन सा होता है? वाटर हाइसिंथ, बंगाल टाइगर, गैंड पांडा, अफ्रीकन एलिफेंट। तो अगर हम इन्वेसिव स्पीसीज की बात करते हैं तो वाटर हाइसिंथ इज एन इन्वेसिव aquatic plant that can clog waterway and harm native ecosystem। जो हम वाटर हाइसिंथ की बात कर रहे हैं, वाटर हाइसिंथ की बात कर रहे हैं, it's clog the waterway and harm the native ecosystem। that the answer is the A is the correct answer। A सही जवाब है इसका। What is the ecological impact of overfishing? Overfishing का ecological impact क्या होगा? Increased fish population, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, उल्टा लिख दिया इसने, डिक्रीज होगा। Disruption of marine food web, ये हो सकता है। Enhanced biodiversity, ऐसा नहीं है। Improved water quality, दोनों का दोनों गलत है लास्ट वाला। So B is the correct answer। अगर हम बात करते हैं overfishing can deplete fish stock and disturb the food chain। अगर फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो मरीन इकोसिस्टम जो होगा ना वो हार्म हो जाएगा। मरीन इकोसिस्टम क्या होगा? हार्म हो जाएगा। किसके कारण? ओवरफिशिंग के कारण। ओवरफिशिंग के कारण क्या होगा? फूड चेन खराब होगा, और फूड चेन के कारण मरीन इकोसिस्टम का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी इन इंडिया? देखो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करते हैं, एनजीटी की बात करते हैं हम, तो एनजीटी इज स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी। एनजीटी इज स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी इन इंडिया दैट एड्रेस द एनवायरमेंट केसेस एंड एनवायरमेंट केसेस कह लो, डिसरप्ट कह लो, एनवायरमेंट केसेस एंड डिस्पर्स। तो एनवायरमेंट केसेस से रिलेटेड जो है ना उसके लिए एक जुडिशियल बॉडी बनाया गया, उसको हम एनजीटी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, नहीं नहीं नहीं। टू कंडक्ट रिसर्च एंड एनवायरमेंटल इशू, ये भी नहीं है, तो दोनों गलत हो गया। टू इन्फोर्स एनवायरमेंटल लॉ एंड हैंडल एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स। तो इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट और इन्वायरमेंटल लॉ इन्फोर्स किया गया। एनजीटी इज ए जुडिशियल बॉडी इन इंडिया दैट एड्रेस इन्वायरमेंटल केसेस एंड डिस्प्यूट्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, डी भी गलत है। टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? ऑलरेडी कल वाले क्लास में डिस्कस किया था कि ईआईए का काम क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ईआईए होता क्या। देखो, ईआईए इज ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड असेस द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट बिफोर इट इम्प्लीमेंटेड। ऑलरेडी ये चीज़ बताया था कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने से पहले, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, इम्प्लीमेंट होने से पहले सारे निगेटिव पॉजिटिव हम एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट देते हैं कि इसका क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू इवेलुएट द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट कह लीजिए या प्रपोजल कह लीजिए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बी सी डी भी देख लिए। टू एक्सेस द इकोनॉमिक वायबिलिटी, नो, ऑफ ए प्रोजेक्ट। टू माइनर द डेवलपमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, नो। टू डेवलप इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, नो। ए ही सही है, पहला ही आंसर सही था उसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी
इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है और सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? देखो, प्राइमरी अगर हम सक्सेशन की बात करते हैं ना, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट ऑन बैरन। बैरन लैंड का मतलब होगा कि आफ्टर अ वॉल्केनिक इरप्शन। बैरन लैंड का मतलब हो गया प्राइमरी जो होता है बैरन लैंड पे, बैरन लैंड। बैरन लैंड का मतलब हो गया आफ्टर ए वॉल्केनिक इरप्शन। सेकेंडरी का मतलब हो गया सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स वे कम्युनिटी हैज बीन डिस्टर्ब्ड बट सॉइल रिमेन्स। ठीक है, मतलब आफ्टर ए फॉरेस्ट फायर कह लीजिए, बैरन लैंड के बाद इसको कह लीजिए आफ्टर ए फॉरेस्ट फायर। आफ्टर फॉरेस्ट फायर, ये हो गया वॉल्केनिक इरप्शन, ये हो गया फॉरेस्ट फायर। तो ये तो बेसिक डिफरेंस आपको समझा दिया। तो उसमें आंसर क्या? प्राइमरी सक्सेशन अकर्स इन ए लाइफलेस एरिया वेयर सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स इन ए एरिया विथ एग्जिस्टिंग सॉइल। तो वही तो बताया ना कि जो ऑलरेडी पुराने सेकेंडरी वो सक्सेशन कहलाता है, सेकेंडरी वो सक्सेशन कहलाता है कि जिसका कम्युनिटी डिस्टर्ब होता है बट सॉइल सेम होता है, बट द सॉइल रिमेन्स सेम आफ्टर ए फॉरेस्ट फायर, लाइक दैट एग्जाम्पल के लिए। तो ए तो सही लग रहा है, बाकी देखते हैं बी सी डी पे। प्राइमरी सक्सेशन इज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, तो गलत है। वैसे गलत नहीं है, मतलब गलत ही है, कहा नहीं जा सकता, गलत ही है। प्राइमरी सक्सेशन इन्वॉल्व्स ओनली प्लांट्स, नो, पहले ही स्टेटमेंट ऐसा गलत है, तो कोई मतलब नहीं बनता सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने का। प्राइमरी सक्सेशन इज काउज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर, ये तो ठीक है, वाइल सेकेंडरी सक्सेशन इज काउज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी गलत है। तो बी सी डी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है। What is the edge effect in ecology? What is the edge effect in ecology? देखो, एज इफेक्ट की बात करते हैं तो एज इफेक्ट रेफर टू यूनिक इन्वायरमेंट कंडीशन एट हायर स्पेसीज डाइवर्सिटी। यूनिक इन्वायरमेंट्स कंडीशन एट हायर स्पेसीज डाइवर्सिटी found at a transition zone between two distinct habitats। ध्यान सुनिएगा, फाउंड एट ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट हैबिटेट्स। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एज इफेक्ट की बात किया हमने, एज इफेक्ट जो कह रहा है इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी एट द बाउंड्री बिटवीन टू हैबिटेट्स, सही लिखा है ये तो स्टेटमेंट सही है। द इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी एट द बाउंड्री बिटवीन 200, नहीं डिक्रीज है ये और इंक्रीज है, तो इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी और डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। द चेंज इन टेम्परेचर एट एज ऑफ द फॉरेस्ट, मे बी और मे नॉट बी, तो ये भी गलत है, लेकिन सबसे करेक्ट बेस्ट सुटेबल आंसर ये है। द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द एज ऑफ द इकोसिस्टम, ये भी गलत है। तो द बेस्ट सुटेबल आंसर एज इफेक्ट का जो है वो ए इज द करेक्ट आंसर। That's a unique environment condition at higher species diversity, often found at a transition zone between two distinct habitats. This is the statement of edge effect. What is the difference between the bioaccumulation and biomagnification? Bioaccumulation और biomagnification क्या होता है? तो देखो, bioaccumulation is a accumulated of bioaccumulation is a accumulation of substance within an organisms, but biomagnification की बात करते तो biomagnification is a increasing concentration of a substance in organism at higher tropical level। दोनों में फर्क समझ में आ गया? एक सबस्टांस विद इन एन ऑर्गेनिजम्स वो बायो एक्यूमुलेशंस कहलाता है, और जो बायो मैग्निफिकेशंस होता है वो हायर ट्रॉपिकल लेवल पे होता है, सबस्टांस ऑर्गेनिज्म इन द हायर ट्रॉपिकल लेवल। तो ऑप्शन देख लो, बायो एक्यूमुलेशन रेफर्स टू बिल्डअप एंड टॉक्सिन इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, मतलब सेम है, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन द टॉक्सिन कंसंट्रेशन इन मूव ऑफ द फूड चेन, एक तो ये हो गया। बायो एक्यूमुलेशन इज मोर हार्मफुल देन बायो मैग्निफिकेशन, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बायो accumulation occurs in plant while biomagnifications occur in animal, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो C is not the correct answer। bio accumulation and biomagnification are the same thing, same thing नहीं, अभी तो समझाया आपको।
तो देखो पहला आंसर जो है ना, पहला आंसर इज द बेस्ट सुटेबल आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट लिखा है कि बायो एक्यूमुलेशन रेफर्स टू द बिल्डअप इन टॉक्सिन्स इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये तो सही है पहला स्टेटमेंट। वाइल बायो मैग्निफिकेशन रेफर टू द इंक्रीज इन टॉक्सिन कंसंट्रेशन इट मूव अप टू द फूड चेन। तो क्या बोला था कि ट्रॉपिकल लेवल, हाई ट्रॉपिकल लेवल पे कि बायो मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज कंसंट्रेशन या इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ऑर्गेनिजम्स एट ए हायर ट्रॉपिकल लेवल। तो ठीक है, ये बी ए इज द करेक्ट आंसर, सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर ए है आपका। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए कीस्टोन स्पीसीज इज एन इकोसिस्टम? कीस्टोन स्पीसीज इन ए इकोसिस्टम, कीस्टोन स्पीसीज जो होता है, it's play critical role in maintaining the structure of function, play critical role in maintaining the structure and function of a ecosystem, and their removal can have cascading effects. Removal can have cascading effects. So there are the most abundant species in an ecosystem. No, they have disproportionality large impact on their environment relative to the abundance. तो बी तो सही है। दे आर द टॉप प्रोसीडर्स इन द फूड चेन, नहीं, दे आर द प्राइमरी प्रोसीडर्स इन द फूड चेन। इवन बी द करेक्ट आंसर, बी जो है इसका सही है कीटोन स्पीसीज के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोटिक स्पीसीज एंड इन्वेसिव स्पीसीज? एक्सोटिक स्पीसीज और इन्वेसिव स्पीसीज में क्या डिफरेंस है? देखो, एक्सोटिक स्पीसीज इज एन एनी स्पीसीज लिविंग आउटसाइड इट नेटिव रेंज। बट अगर हम इंसेटिव स्पीसीज की बात करें ना, तो इन्वेसिव इंसेटिव नहीं, इन्वेसिव स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं, तो इन्वेसिव स्पीसीज जो है हमारा, दैट इज एन एक्सोटिक स्पीसीज दैट काउज हार्म इन इट्स न्यू इन्वायरमेंट। तो एक तो कहीं पे भी सर्वाइव कर लेता है, एक नए एनवायरमेंट में या नए जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इंटरनेशनली वाइल इन्वेसिव स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस एक्सीडेंटली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो पहला तो गलत हो गया। एक्सोटिक स्पीसीज आर हार्मफुल वाइल इन्वेसिव स्पीसीज आर बेनिफिशियल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि डिफरेंस पूछा दोनों के बीच में। Exotic species are non-native to an ecosystem, while invasive species are native to an ecosystem. No, this is तीनों का तीनों गलत है। Exotic species are non-native and may or may not cause harm. ये तो ठीक है, ये पहला non-native भी सही है and may or may not cause the harm, ये भी सही है। While invasive species are non-native and cause ecological and or economic harm, ये भी सही है। So D is the correct answer. D is the correct answer. What is the concept of ecological niche? Ecological niche का क्या कहानी है? तो ecological niche की बात करते हैं हम, that specific resources of organisms uses its functions role in ecosystem and the range of condition it can tolerate. That's all about the ecological niche. So इसका सही आंसर, the physical space occupied by the organism. No, the role of and position of a species and its environment. ये तो सही है। The interaction between different species and ecosystem. No, the total number of individual of a species in ecosystem. No. So B is the correct answer. अब एक लास्ट क्वेश्चन बताओ, what is the difference between the specialist and a generalist species? क्या डिफरेंस होता है स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट स्पीसीज में? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। क्या है सो मैं समझा देता हूँ। देखो, स्पेशलिस्ट हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड आर अडेप्टेड टू द नैरो रेंज ऑफ कंडीशन। और अगर हम जनरलाइजिस्ट की बात करते हैं, दे कैन हैव thrive in a wider variety of environment.
वाइडर वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट हमारा जर्नलिस्ट आ जाता है, और स्पेशलिस्ट जो होता है वो नैरो रेंज कंडीशंस में आते हैं। तो दोनों का आंसर इसका क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 230 का आंसर क्या है, 230 का आंसर क्या है। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। सो थैंक यू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टैक्ट नंबर। द नंबर इज 7781913939। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं।